हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल डेली लर्न। माई सेल्फ महक गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर, आपके लिए लेके आई हूँ आज केमिस्ट्री की न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है आपका क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है। जो ये क्लास 11th का जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपका मतलब बेसिक्स चैप्टर है। लाइक जो 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट्स है, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, जेई, नीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं ये। तो अगर आप किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही ये कॉन्सेप्ट। तो आज जो हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, लाइक हमने एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्कवरी कैसे हुई उनकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था, डुअल नेचर ऑफ बिहेवियर के मैटर के बारे में डिस्कस किया था, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, बोहर कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो जिन्होंने इन वीडियोस को नहीं देखा है इन सब टॉपिक्स की, तो आप हमारे चैनल डेली लर्न पे जा सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट डिटेल वीडियो मिल जाएगी। और अगर किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बोहर्स कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने सिर्फ टॉपिक डिस्कस किया था। उनके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने गाइज अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम जो जो न्यू न्यू कॉन्सेप्ट डेली आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक्स में। लिख देती हूँ कौन कौन से टॉपिक पे आज के क्वेश्चंस होंगे। आज हमारे क्वेश्चंस होंगे बोहर्स मॉडल पे, बोहर्स के मॉडल पे क्वेश्चंस होंगे। सेकंड हमारे होंगे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पे, जो हमारे डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। और एक आध क्वेश्चन हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पे भी कर लेंगे कि जो हमारी हमने ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीडियो में, SP, D ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इनके रिलेटेड आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the energy associated with the first orbit of hydrogen atom is energy associated with the first orbit in hydrogen atom is, एनर्जी की वैल्यू आपको दे रखी है -2.17 इंटू 10⁻⁻18 joules per atom. So what is the energy associated with the fifth orbital? But we have to find that what is the energy associated with फिफ्थ ऑर्बिटल, फिफ्थ ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो हमें एनर्जी एसोसिएशन बता रखी है वो हमें बता रखी है फर्स्ट ऑर्बिट के साथ। और अब हमने जो नेक्स्ट हमें बतानी है वो हमें बतानी है फिफ्थ ऑर्बिट के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी। तो हर एक ऑर्बिट की कोई भी एटम होता है, अगर उसके जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं, अगर मान लो N1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट, N2 है तो सेकंड ऑर्बिट, ऐसे जितने भी ऑर्बिट होते हैं, हर एक ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट एनर्जी होती है। और उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी करवाया था, आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप बोहर का कॉन्सेप्ट जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया था हर एक ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा दैट इज इक्वल्स टू -2.18 into 10⁻⁻18 ओवर n स्क्वायर जूल्स पर एटम। याद आया? ऐसा कुछ हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट किया था कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की इतनी एनर्जी होगी। अब हमें जो एनर्जी फाइंड आउट करनी है ये किस ऑर्बिट से एसोसिएटेड है, फिफ्थ से एसोसिएटेड है।
तो फिफ्थ के लिए हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 5। n यहाँ पे क्या होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो हमें फिफ्थ ऑर्बिट के लिए पुट करना है, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 5। तो हम n को पुट कर देते हैं 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा E5 इक्वल्स माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर 5 स्क्वायर जूल्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर 5 स्क्वायर मीन्स 25। यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ओवरऑल आपकी एनर्जी आएगी माइनस ऑफ 8.68 इंटू 10⁻⁻20 जूल। तो ये आपकी फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी आएगी। आपको सिर्फ क्या करना था, जस्ट आपको एनर्जी का फॉर्मूला लगाना था। तो अगर आपको इक्वेशंस करने हैं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता होना चाहिए तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको ये फॉर्मूले टिप्स पे लर्न होने चाहिए। ये मैंने फॉर्मूलेज आपको कैसे बने, क्या क्या फॉर्मूले हैं, ये सारे आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में डिटेल में करा रखे हैं, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स। यहाँ पे कैलकुलेशन में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो भी मैं बताऊंगी। तो इसका जो आंसर आ रहा है फिफ्थ का, दैट इज माइनस ऑफ 8.68 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। सेकेंड पार्ट इसका एक और पूछा हुआ है कि रेडियस फाइंड आउट करना। अगर हमें सेम शेल का फिफ्थ ऑर्बिट का ही, अगर जो फिफ्थ ऑर्बिट का हमें एनर्जी पूछी है, अगर हमें उसका रेडियस भी बताना है, जो हमारा फिफ्थ जो भी हाइड्रोजन एटम होगा उसका जो फिफ्थ ऑर्बिट होगा उसका रेडियस कितना होगा, अगर हमें वो भी फाइंड आउट करना है, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, Rn इज इक्वल्स टू 0.0529 n स्क्वायर नैनोमीटर। n स्क्वायर नैनोमीटर। अब ये जो n है यहाँ पे वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, n की वैल्यू क्या है 5 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा R5 इज इक्वल्स टू 0.0529 इंटू 5 स्क्वायर नैनोमीटर। तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1.3225 नैनोमीटर। तो ये आपका रेडियस भी आ गया फिफ्थ एनर्जी का। यू जस्ट ओनली रिमेंबर द फॉर्मूलाज। मैं एक बार दोबारा से इन यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ तो ताकि आपको याद रहे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है जर्नल माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर एन स्क्वायर, और रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है 0.0529 एन स्क्वायर नैनोमीटर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए अगर आप बोहर का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो। तो इन फॉर्मूलाज के बिना आपका क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको लर्न ही होने चाहिए कि क्या फॉर्मूला है एनर्जी का और क्या फॉर्मूला है रेडियस फाइंड आउट करने का, किसी भी ऑर्बिट की अगर कोई भी एटम की बात हो रही है। जस्ट आपको क्वेश्चन देखना है, इक्वेशन में कौन सा ऑर्बिट पूछा है, वही आपने एन की एन की वैल्यू जो है वो आपने फिल कर देनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक और फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं रेडियस के लिए, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक तो हमारा ये फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला होता है हमारा आर एन इज इक्वल टू एन स्क्र एच स्क्र ओवर 4 पाई स्क्र एम ई स्क्र। देखिए, जो जनरल फॉर्मूला है रेडियस फाइंड आउट करने का वो यही होता है एन स्क्र एच स्क्र 4 पाई स्क्र एम ई स्क्र। अब एच जो है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू फिक्स होती है 6.034 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ पे ई की वैल्यू फिक्स होती है, चार्ज होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है। तो इन सब की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा ये फॉर्मूला बनता है, दैट इज 0.059 एन स्क्वायर नैनोमीटर। ठीक है, तो अगर कहीं पे ये फॉर्मूला लिखा हो कि आर एन का एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने तो ये 0.0529 वाला पढ़ा, ये कौन सा नया आ गया। मेन जो फॉर्मूला है वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर वाला है। यहाँ पे जो एच एम ई पाई सबकी वैल्यूज को पुट करके जब सॉल्व करते हैं तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला बच जाता है। तो लो बच्चे ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, पहले सबकी वैल्यूज पुट करोगे फिर सॉल्व करोगे, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसीलिए हम आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लेके आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर। एक और क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द रेशियो, कैलकुलेट द रेशियो of the radius of second orbit
of the radius of second orbit of hydrogen atom and that of third orbit and that of third orbit. ठीक है, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है किसकी, रेडियस की। तो हमें रेडियस का फॉर्मूला लेना है, देन हमें सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के लिए। अब अभी हमने डिस्कस किया रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.0529 इंटू एन स्क्वायर नैनोमीटर। अगर हम सेकंड ऑर्बिट के लिए लेंगे तो n को 2 पुट करना पड़ेगा, और अगर थर्ड ऑर्बिट के लिए लेंगे तो n को क्या पुट करना पड़ेगा, 3। तो पुट कर लेते हैं, सेकंड ऑर्बिट के लिए बन जाएगा 0.0529 इंटू 2 स्क्वायर, और थर्ड ऑर्बिट के लिए ले लेते हैं रेशियो में ही R3, ये इतना हो जाएगा 0.0529 इंटू 3 स्क्वायर। अब ये जो 0.0529 है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो जो हमारा रेशियो बनेगा सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का, दैट इज इक्वल टू 4/9। तो इसका हमारा आंसर क्या बनेगा, ये है हमारा 4/9, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयनाइजेशन ऑफ हीलियम पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव, He पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। आयनाइजेशन एनर्जी है 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम। Calculate the energy of, you have to calculate energy of first stationary state of lithium 2 पॉजिटिव। अब हमें यहाँ पे जो एनर्जी स्टेट फाइंड आउट करनी है वो लिथियम 2 पॉजिटिव की फाइंड आउट करनी है, और हमें जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, हीलियम की दे रखी है। तो गाइस हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था एनर्जी का, ठीक है, तो उसका एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारा फॉर एनी, जो अभी हमने पीछे किया था वो हाइड्रोजन एटम के लिए था, जो -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन r² वाला किया था, वो हमारा जो होता है ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए होता है। बट अगर आप हाइड्रोजन के अलावा कोई और मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो आपको वहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर Z भी लेना पड़ता है। तो जो एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल आ जाती है कि एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, हम यहाँ पे जो डिस्कस हो रही थी वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिस्कस हो रही थी कि कितनी एनर्जी होगी हर एक ऑर्बिटल की। अब हम फाइंड आउट करेंगे हर एक इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर। तो इसका फॉर्मूला होता है -2π² m e⁻⁴/n² इंटू z²। अब ये जो टर्म्स है ना 2π² me⁴h², इसको सॉल्व करके तो वही बनेगा -2.18 इंटू 10⁻18। नीचे और क्या आ रहा है n², हमारा इतना ही फॉर्मूला था हाइड्रोजन वाले का। ये देखिए, आई विल रिपीट यू, ये देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला किया था ना माइनस ऑफ एनर्जी का -2.18 इंटू 10⁻18 वाला। तो यहाँ पे भी सारा सेम ही बनेगा, बट साथ में क्या चीज़ आ रही है, z²। अगर हमारा हाइड्रोजन एटम होता है तो z की वैल्यू 1 होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। बट अगर हम हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम ले रहे हैं, हीलियम ले रहे हैं, लिथियम ले रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे z की वैल्यू पुट करनी होती है। तो सबसे पहले हमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट स्टेट। तो अगर हम इसमें आयनाइजेशन एनर्जी लिखें हीलियम की, तो हीलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। बट हीलियम पॉजिटिव है, हीलियम पॉजिटिव में से मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है हीलियम पॉजिटिव की वो कितनी हो जाएगी, E∞ माइनस ऑफ E1। E∞ तो 0 है और E1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी माइनस ऑफ, दैट इज 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू z²। z कितना होगा इसका हीलियम का 2, दैट मीन्स 2² ओवर n²। n क्या होगा यहाँ पे, ऑर्बिटल, तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा इलेक्ट्रॉन तो 1² पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पे ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 2.18 इंटू 10⁻18। तो ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है।
तो अगर हम लिथियम के लिए निकालना चाहते हैं, हमने लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए निकालना है, तो लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो दोबारा से लिथियम के लिए एनर्जी निकालते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी दोबारा से माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर ओवर एन की वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे आपकी आएगी माइनस ऑफ 19.62 इंटू 10⁻18 जूल्स पर एटम। ठीक है, तो यहाँ से आपकी लिथियम की एनर्जी भी आ गई। अगर आप यहाँ पे वैसे जो हीलियम वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज ही नहीं हो रहा है, लिथियम का जस्ट जो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्र ओवर एन स्क्र, आप डायरेक्ट वहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हीलियम का कॉन्सेप्ट है इसलिए दे रखा है कि कई बार बच्चों को ये याद नहीं रहता है कि 2.18 वाली वैल्यू लेनी है, तो आप लिथियम के कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं, यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बोहर के ऊपर यूज होते हैं। एक आध हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा आता है। अभी तो जो हम एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं ये जूल्स में डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर जूल्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में अगर आपको एनर्जी दे रखी हो, तो आप किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बेस में। तो लाइक क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम in ground state is 13.6 electron volts, then what is the value of first excited state? What is the value of first excited state? हमें first excited state की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे हमें जो दे रखी है वैल्यू वो दे रखी है एनर्जी ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है जो हमने अभी किया है, अभी जो एनर्जी का फॉर्मूला किया दैट इज माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻18 ओवर एन स्क्वायर, ये होता है जूल्स पर एटम में। बट अब हाँ, यहाँ पे जो एनर्जी है वो किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल्स पर एटम को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस ऑफ, वो होता है माइनस ऑफ 13.6 ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछिए तो हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज माइनस ऑफ 13.6 ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हमारा जो है फॉर्मूला यूज होगा। तो इसके अंदर आप पुट कर सकते हैं एन की वैल्यू। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्साइटेड स्टेट अगर हमारा ग्राउंड स्टेट में है दैट मीन्स 1 में था, अगर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का तो वो उससे अगले वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। सो यू कैन से कि एन जो है आपका वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू जो है 2 पुट कर देते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी ई E2 is equals to minus of 13.6 over 2 square electron volt। तो ये हमारा सॉल्व करके आएगा माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज अवर आंसर। मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया है ताकि आपको ये पता रहे कि यूनिट्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रखा होता है तो वो जूल्स वाला फॉर्मूला ही लगा रहे हैं -2.18 वाला ही, तो उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। और वो अपने तरीके से सही कर रहे हैं बट वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी यूनिट जो है वो कुछ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला जो है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ पे आपने गाइस ज़रूर ध्यान देना है कि आपका क्या फॉर्मूला दे रखा है और उस अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइट। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सारे हमने बोहर के कॉन्सेप्ट पे किए। नेक्स्ट हम डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा that will be based on de Broglie concept, right? Question है हमारा, if the velocity of an electron, if the velocity of an electron in Bohr's first orbit, अब यहाँ पे बोहर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो बच्चे क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि बोहर का नाम आ रहा है तो बोहर का कॉन्सेप्ट ही होगा। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है वो बोहर के कॉन्सेप्ट के बाद ही आया था।
तो जरूरी नहीं है कि अगर बोहर का नाम दिया तो ओनली बोहर का कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, तो यहाँ पे हमारा डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट साथ में यूज होने वाला है। सो कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, राइट। तो आपको जो है बोहर फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जो है बोहर के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट से वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है और उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, दैट इज 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। तो अगर डी ब्रोगली की बात हुई है तो हमें डी ब्रोगली का फॉर्मूला या रिलेशन भी डिस्कस करना पड़ेगा। क्या रिलेशन डिस्कस किया था हमने डी ब्रोगली का? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन क्या था डी ब्रोगली का रिलेशन? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यही डिस्कस किया था गाइस। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी कैसे आया, डी ब्रोगली ने क्या रिलेशन दिया था और क्यों दिया था, आप डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट की वीडियो जाके ज़रूर देखिए हमारे प्लेलिस्ट में, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये हमारा फॉर्मूला बना लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम। यहाँ पे जो m है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। h जो है हमारा है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है? वेलोसिटी दे रखी है आपको 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इन सब वैल्यूज को आप पुट कर सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? लैम्डा की वैल्यू। तो बच्चे यहाँ पे जब पुट करेंगे हम आंसर, तो ये क्या बन जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34 ओवर m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू 2.19 इंटू 10⁻6। तो सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 3.32 इंटू 10⁻10 मीटर। और -10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.32 पिकोमीटर, माई 10⁻, सॉरी ये एंगस्ट्रॉम बन जाता है ना अपना, तो हम इसको लिखेंगे 332 पिकोमीटर, क्योंकि पिकोमीटर जो होता है 10⁻12 होता है, हम लिखेंगे 332 पिकोमीटर। ये हमारी आ गई डी ब्रोगली की वेवलेंथ। तो इस तरह से हम डी ब्रोगली की जो है वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट kinetic energy of moving electron which has a wavelength 4.8 पिकोमीटर, ठीक है। तो आपको जस्ट वेवलेंथ बता रखी है। अब जो पहले हमने क्वेश्चन किया है उसके अंदर हमने वेवलेंथ फाइंड आउट किया है, और अब वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें वेवलेंथ दे रखी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखिए राजे, अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम तो हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम की वैल्यू फिक्स होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वी जो है वो वेलोसिटी है, बट हमें कोई वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली का था, तो डी ब्रोगली ने जो वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया था दैट इज एच अपॉन एम वी। लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है, एच और एम की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हम वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कितनी आएगी? एच अपॉन एम लैम्डा। पुट करते हैं वैल्यूज और वी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एच कितना है? 6.6 इंटू 10⁻34। एम कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। और लैम्डा की कितनी वैल्यू दे रखी है? 4.8 पिकोमीटर। तो ये कितना बन जाता है? 4.8 इंटू 10⁻12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी सारी कैलकुलेशंस करने के बाद 1.516 इंटू 10⁻8। राजे खुद से सॉल्व कीजिए, इन सबको कैलकुलेट कीजिए। 10⁻34, 10⁻12 और 10⁻31 को सेपरेट सॉल्व कीजिए, करिए साथ साथ, नोटबुक लीजिए
पर करिए, और जो दूसरी डेसिमल वाली कैलकुलेशंस है इनको अलग से सॉल्व कीजिए, 6.6 और 9.1 और 4.8 को, और इनको सॉल्व करने पे आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो यही बन रही है, 1.516 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें वी की वैल्यू ही चाहिए थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अगर किसी का भी ये आंसर नहीं आ रहा है वेलोसिटी का, तो गाइस कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल क्लियर योर ऑल दी डाउट्स। दोबारा अगर एक बार अगर किसी का गलत आ रहा है तो आप दोबारा से कैलकुलेशन कीजिए, यही आंसर आ रहा है इसका, और फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। जी, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हमारा आ गया तो अब यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर, पुट कर देते हैं हाफ, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी कितनी आई है 1.516 इंटू 10⁸8। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करके जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बन रही है दैट इज 1.05 इंटू 10⁻, wait a minute, yes, 1.05 into 10⁻⁻14 joules. So this is your final answer of the question. I am writing it again. Kinetic energy of the atom is coming out here is 1.05 into 10⁻⁻14 joules. This is our final answer of the question. Right? सबका यही आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी सॉल्यूशन में? तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, बोहर के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर लिया है हमने, डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर लिया है हमने। तो अब जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट जी। क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या कॉन्सेप्ट किया था कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मैक्रोस्कोपिक की बात नहीं कर रहे हैं हम, माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं, तो कोई भी अगर आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उसकी वेलोसिटी या फिर मोमेंटम जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते एट द सेम टाइम। और अगर एट एक पॉइंट पे अगर आप उसकी वेलोसिटी चेक कर रहे हो तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द position and the momentum, or you can say the position and the velocity of any microscopic particle simultaneously at any point, right? तो जो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट बना था वो ये बना था, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा एक्स, पी जो होता है हमारा मोमेंटम है उसको ऐसे लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी। मास जो है वो तो फिक्स ही रहता है, जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है इस रिलेशन को लेके। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। कैलकुलेट uncertainty in velocity। अनसर्टेनिटी दो चीजों में है, या तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी या तो वेलोसिटी में आएगी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। ऑफ वैगन ऑफ मास 2000 kg, हमें मास दे रखा है 2000 kg, whose position is known to, whose position is known to an accuracy of plus minus of 10 meter।
अब जो उसकी एक्यूरेसी दे रखी है दैट इज +10 मीटर और -10 मीटर। कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, अभी जो हमने डिस्कस किया, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू h/4πm। ठीक है, हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना, तो डेल्टा वी को यहाँ रखेंगे, बाकी सब कुछ उधर ले जाएंगे, h/4πm इंटू डेल्टा एक्स। h की वैल्यू प्लैंक क्वांटम 6.6 इंटू 10⁻−34, 4 पाई की वैल्यू 3.14 और यू कैन से 2.22/7। m जो है हमारा मास है दैट इज 2000 kg, तो अब यहाँ पे इसको 2000 kg पुट करेंगे। और डेल्टा एक्स आपको दे रखा है 10, +-10 है ना, या तो +10 है या -10 है, तो डेल्टा एक्स चेंज कितना आ रहा है 10। तो जब ये सब वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आपकी डेल्टा वी की वैल्यू आएगी दैट इज 2.636 इंटू 10⁻39 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मूला लगाना था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला है, एंड डायरेक्ट उसमें जो जो वैल्यूज हैं वो पुट करनी है। बेसिक जो है प्लैंक क्वांटम की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। और बाकी तो है जो मेन कैलकुलेशन पार्ट ही है, कैलकुलेशन आप इसको खुद करेंगे। 10⁻−34 और जो जितनी भी 10 वाली वैल्यूज है उसको सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए और पॉइंट वालों को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे आपका आंसर इतना ही बनेगा, 2.636 इंटू 10⁻39। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है इसके सोल्यूशन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइस, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन्होंने हमारा चैनल डेली लर्न अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेली लर्न लाइव को, और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे हमारी वीडियोस की। आपको साथ के साथ पता लगता है कि आज आपकी कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आई है और आप डिस्कस कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही क्वेश्चन है हमारा। अ गोल्फ बॉल has a mass of 40 grams, has a mass of 40 grams and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured, if the speed can be measured with the accuracy of 2%, एक्यूरेसी दे रखी है आपको कि जो एक्यूरेसी है स्पीड मेजर करने की वो है 2%, तो आपको अनसर्टेनिटी निकालनी है पोजीशन की। यू हैव टू कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। पहले वाले क्वेश्चन में हमने मोमेंट वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी निकाली थी, इस क्वेश्चन में हमें पोजीशन की अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो हमें बताना है कि पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी अगर हमारी जो बॉल है उसका मास है 40 ग्राम्स एंड और जो स्पीड दे रखी है वो आपको 45 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे आपको दे रखा था पोजीशन जो है उसकी वो है एक्यूरेसी +-10। अगर आपको ऐसा दे रखा है कि वो एक्यूरेसी +-10 पे है तो आप डायरेक्ट उसको 10 पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, एक तो आपको स्पीड दे रखी है 45, ऊपर से आपको दे रखी है एक्यूरेसी है 2%, तो यहाँ से आपको डेल्टा वी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको डेल्टा वी यहाँ से फाइंड आउट करना है तो वो कैसे होगा, एक्चुअल वेलोसिटी दैट इज 45 और इसकी एक्यूरेसी ले लेते हैं, कितनी है यहाँ पे 2/100, सिर्फ 2% एक्यूरेसी है दैट मीन्स 2/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यही गलती करते हैं कि या तो डेल्टा वी की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं या तो डेल्टा वी की वैल्यू 45 पुट कर देते हैं कि वी की वैल्यू दे रखी है, बट ऐसा नहीं होता है। जब आपको स्पीड दे रखी है और उसकी एक्यूरेसी दे रखी है तो वहाँ से आपको डेल्टा वी ऐसे फाइंड करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज से, देन उसके बाद आपको उसको वैल्यू को पुट करना है। मास आपको दे रखा है 40 ग्राम, यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 40 ग्राम दे रखा है तो डायरेक्ट 40 पुट करते हैं, बट आपको हमेशा एसआई यूनिट्स ही लेने होते हैं। अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, मीटर और सेकंड एसआई यूनिट्स हैं, तो वेट मास के जो एसआई यूनिट होते हैं वो होते हैं केजी। तो पहले इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 40 इंटू 10⁻³ केजी। अगर आप डायरेक्ट 40 पुट करोगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा।
ठीक है, इतनी इतनी माइनर मिस्टेक से आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ज़रूर फोकस करना है, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। फॉर्मूला लगाते हैं, अभी हमारा अनसर्टेनिटी का क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, एच की कितनी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ओवर 4, पाई की वैल्यू 3.14, मास अभी मैंने बताया, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना था 40 इंटू 10⁻³ एंड डेल्टा वी हमने जो निकाला परसेंटेज की हेल्प से दैट इज 0.9 आया था, यस 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो इन सब को आप सॉल्व करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर्स। करिए कैलकुलेशंस खुद से, आपने डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखने हैं इनकी जैसे मैं लिख रही हूँ, आपको प्रॉपर इनकी कैलकुलेशंस करनी है। 10⁻³ की अलग, डेसिमल्स की अलग, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है इसकी कैलकुलेशन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट आपने डायरेक्ट नहीं लिखना है इसको, आप खुद से पूरी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको ना तो कोई कैलकुलेटर मिलेगा, आपको खुद से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको करिए कैलकुलेट सारी वैल्यूज़ को और आपका आंसर आना चाहिए 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताए कि हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करने हैं, कौन कौन से टॉपिक पे करने थे, बोहर के ऊपर करने थे, हाइजेनबर्ग पे करने थे, डी ब्रॉगली पे करने थे, तो इन तीनों टॉपिक पे हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने आपको बोला था एक आधा क्वेश्चन हम शेप्स के ऊपर कर लेते हैं, जो क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट किया था हमने एन, एम एल, एम एस और एल वाला, तो उसके कॉन्सेप्ट पे जो शेप्स बनती हैं उसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज ये जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने लगी हूँ ये क्वांटम नंबर्स और शेप्स के ऊपर है। तो ये आप अगर जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, तो उसको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे आया। तो इसके क्वेश्चन क्लियर करने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगी, आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियोज़ में। तो जिसने भी क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जिसको डाउट है कुछ भी, तो आप हमारी क्वांटम नंबर वाली सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आपको देख सकते हैं। या फिर अगर आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में डाउट है तो आप वो भी देख सकते हैं हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सबशेल्स आर पॉसिबल, बट सबशेल्स आर पॉसिबल इन n equals 3 energy level। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 अगर आपका एनर्जी लेवल है तो कौन कौन से सबशेल्स आपके पॉसिबल हैं। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन दिस लेवल, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन दिस लेवल। तो हमें बताना है कि कौन से सबशेल होंगे और कितने ऑर्बिटल उसके पॉसिबल होंगे, उन सब के बारे में बताना है n इक्वल्स टू 3 एनर्जी लेवल के लिए। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, व्हाट सबशेल्स आर पॉसिबल फॉर n इज इक्वल्स टू 3 एनर्जी लेवल। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने जब क्वांटम नंबर्स किए थे तो वहाँ से n के बाद l डिस्कस किया था। तो हमने वहाँ पे ये चीज़ की थी कि अगर आपका n जो है वो जितना भी होगा, n अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो उसके बाद जो एल्जीब्रिकल क्वांटम नंबर है वो जाएगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n-1 तक, राइट। तो अगर आपका n यहाँ पे 3 है तो l हमारा क्या होगा 0 1 एंड 2, राइट। एल हमारे क्या होते हैं सबशेल्स। अगर 3 जो है हमारा थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड एनर्जी लेवल है, उस थर्ड एनर्जी लेवल के कितने सबशेल्स पॉसिबल होंगे वो हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज एल। तो एल की जो पॉसिबल वैल्यूज हमने डिस्कस की हैं दैट इज 0 1 एंड 2, तो इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, तो इसके 3 सबशेल्स पॉसिबल है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि फॉर n इज इक्वल्स टू 3, l की पॉसिबल वैल्यू है 0 1 एंड 2। सो थर्ड एनर्जी लेवल के लिए, थर्ड एनर्जी लेवल के लिए हमारे 3 सबशेल्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से सबशेल्स हैं, l इज इक्वल्स टू 0 इज फॉर s सबशेल, l इज इक्वल्स 1 इज इक्वल फॉर p सबशेल,
एंड L इक्वल्स 2 इज फॉर D सबशेल। ठीक है, तो इसके 3 सबशेल्स पॉसिबल हैं, SP और D, दैट मीन्स 3S, 3P और 3D, ये तीनों सबशेल्स पॉसिबल हैं। सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में क्या पूछा है, पार्ट बी में, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन दिस लेवल। हर एक लेवल की क्या क्या पॉसिबल ऑर्बिटल्स होंगे। लाइक हमने अभी बताया एक 3s होगा, एक 3p होगा और एक 3d होगा। इसके कितने ऑर्बिटल्स होंगे। 3s का 1 ऑर्बिटल होता है, p वाले के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने क्वांटम नंबर में किया था ना। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और d के कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। कैसे पता लगता है, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। इसके लिए हमने किया है L इक्वल्स टू 0, इसके लिए किया था L इक्वल्स टू 1, इसके लिए किया था L इक्वल्स टू 2। अगर हमें किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करना है तो ऑर्बिटल्स हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो ml की पॉसिबल वैल्यू 0 ही रहेगी। अगर L की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू होती है -1, 0 और 1। और L की वैल्यू अगर 2 है तो ml की पॉसिबल वैल्यू होती है -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इसकी ml की एक ही वैल्यू पॉसिबल है तो इसका एक ही ऑर्बिटल, इसकी ml की 3 वैल्यू पॉसिबल है तो इसके 3 ऑर्बिटल, और इसकी ml की 5 वैल्यू पॉसिबल है तो 5 ऑर्बिटल। इसीलिए जब 3s को बनाते हैं तो ऐसे 1 ऑर्बिटल ही बनाते हैं, और 3p बनाते हैं तो ऐसे 3 ब्लॉक्स बनाते हैं, 3 ऑर्बिटल, और जब 3d बनाते हैं तो ऐसे 5 ब्लॉक्स बनाते हैं, 5 ऑर्बिटल। तो इस तरह से क्वांटम नंबर जो है इनकी शेप्स को, इनके ऑर्बिटल्स को, इनके सबशेल्स को डिफाइन करता है, राइट। तो देखिए गाइज, हमने क्वांटम नंबर के बेस पे किस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी n दे रखा है, कोई भी l दे रखा है, कोई भी ml दे रखा है, उसके बेस पे आपको कोई भी सबशेल या ऑर्बिटल बनाना है तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सब तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। हमने